सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पीढ़ी चर्चा में। चर्चा के तहत आज का विषय बहुत पहले से तय था। देश की संसद में आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। तो तय बात है कि आज की चर्चा के तहत हमारा विषय भी बजट पर केंद्रित है। हमारा आज का विषय है बजट का किस्सा, किसका क्या हिस्सा। सीधे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों से गुजर रही दुनिया और देश के वर्तमान हालात के बीच में निर्मला सीतारमण अपने टैबलेट के माध्यम से देश के जनमानस की अपेक्षाओं को किस कदर पूरा कर पाई। इस देश में उम्मीदें बेशुमार थी। बजट से पहले अपनी उम्मीदों को व्यक्त करने में कोई पीछे नहीं रह रहा था, लेकिन उम्मीदें व्यक्त करते करते सबको इस बात का एहसास था कि सरकार के पास सीमित विकल्प है। उस सीमित विकल्प के बीच में कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद थी। समझने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के तहत कि जहां निर्मला सीतारमण ने पिछली बार तकरीबन 2.25 घंटे से भी लंबा भाषण दिया था, इस बार उनके भाषण की अवधि मात्र 1 घंटा 31 मिनट रही। उन्होंने बजट की अवधि में कटौती की, पर क्या साथ साथ सहूलियत देने में भी कटौती कर दी? क्या देश के जनमानस को वर्तमान महंगाई की मार से जिन राहतों की उम्मीद थी, वो राहतें इस बजट के माध्यम से उसे मिल पाई? देश जिस खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजरने की बातें तमाम आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं, क्या उससे बेहतर विकल्प इस बजट के माध्यम से हमें प्रस्तुत हुआ? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी कि निर्मला सीतारमण ने जब अपना भाषण दिया तो उसमें बताया कि वो केवल इस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अमृत महोत्सव के मौके पर अगले 25 वर्ष के दृष्टिकोण को भी इस बजट में शामिल कर रही है। क्या वाकई इस बजट में दिए गए प्रावधान आने वाले 25 सालों के खुशहाल भविष्य को व्यक्त कर पा रहे हैं? क्या 25,000 या 20,000 करोड़ किलोमीटर सड़कों का निर्माण, अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत और तथाकथित तौर पर 60 लाख नई रोजगार के क्षेत्रों का सृजन हमारी उम्मीदों को पूरा करता है? इसके अलावा भी तमाम प्रावधान इस बजट के अंतर्गत है, लेकिन लोगों के स्तर पर निराशा भी है। इनकम टैक्स के संदर्भ में लोग किसी रियायत की उम्मीद हमेशा करते हैं, पर हर बार की तरह इस बार भी हिस्से में निराशा ही आई है। तो इन निराशा और आशा के बीच में क्या कुछ हमें हासिल हुआ है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय के तह में जाने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि पार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तदा गोदरव संस्थानम परिवाह इवाम वसराम। अर्थात संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। चाणक्य के द्वारा जो ये विचार सूत्र हमें दिया गया था, ये इस बात को बताने के लिए था कि समय समय पर धन का सही तरीके से उपयोग नए धन के आगमन के संदर्भ में मार्ग प्रशस्त करता है। क्या वर्तमान कठिन परिस्थितियों में देश की वित्त मंत्री ऐसी कोई दिशा दे पाने में कामयाब रही? समझने की कोशिश करेंगे और हमें समझाने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक सफल वित्त मंत्री के तौर पर ख्यात रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी खास तौर पर इस चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी भी जुड़ चुके हैं। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह जी और आलोक पुराणिक जी भी आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। तय बात है कि चर्चा की शुरुआत हमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी से इसलिए करनी चाहिए कि अमर अग्रवाल जी एक तो स्वयं वित्त मंत्री की भूमिका में सफलतापूर्वक दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। इतना सफल दायित्व निर्वहन उन्होंने किया था कि उसके बाद से कोई मुख्यमंत्री अब वित्त मंत्री बनाता नहीं है। हर मुख्यमंत्री सोचता है कि वित्त मंत्री उसे ही रहना चाहिए। ऐसी लकीर जिन अमर अग्रवाल ने खींची थी, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आज कौन सी लकीर खींची है। क्या वाकई जनता की अपेक्षाओं को और देश की जरूरत को यह बजट पूरा करता है? अगर करता है तो किस तरह से करता है? अगर इस बजट को हम देखें जी तो ये बजट वर्तमान में जो हमारे देश में कमियां हैं, जल जी की, गरीबों के मकान की, वो सारी कमियों को ये बजट पूरा कर रहा है। और इसके साथ ही अगर इस बजट को हम देखें, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 25 साल की कल्पना करके इसकी
बजट की रूपरेखा बनाई गई है। वास्तव में हमारे देश में आर्थिक प्रगति के जो पैमाने हैं, खासकर हमारी आर्थिक प्रगति कैसे हो और आगे आने वाले समय में दुनिया किधर जाएगी, विकास की दिशा क्या होगी, इन सारी बातों की कल्पना करके जब हम बजट का निर्धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे परिणाम आते हैं। अगर हम इस बजट में देखें तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए अगर हम देखें तो जो सीमा शुल्क में कटौती की गई, जो उपकरण हमारे यहाँ नहीं बनते कृषि के क्षेत्र में वो सस्ते उपलब्ध हों, किसानों के लिए ई कॉमर्स, डिजिटल पूरी एक कल्पना करके जिससे पूरे न केवल देश के बल्कि दुनिया के बाजार की जानकारी रहे, उनकी फसल की वाजिब कीमत मिले, सिंचाई के संसाधन जो हमारे उत्पादन को बढ़ाता है उसके ऊपर पूरा इसमें फोकस किया गया है। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप होंगे उनको सहजता के साथ वित्तीय व्यवस्था हो जाए, टैक्सेशन की छूट हो जाए, और कृषि के क्षेत्र में क्योंकि कोऑपरेटिव का सेक्टर कृषि में ही हमारे यहाँ ज़्यादा है, उस कृषि के क्षेत्र में ही अगर 12% सरचार्ज को 7%, तो वास्तव में आगे हमारा जो कृषि प्रधान देश है, कृषि के सेक्टर में हम रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करें और इसके साथ ही हमारे जो कृषक है उनकी जो आमदनी है वो कैसे बढ़े, उसका ख्याल किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो बेरोजगारी है, एक कल्पना की गई कि 60 लाख लोगों के रोजगार देने के लिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आईटी सेक्टर में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो स्थानीय भाषा लोकल भाषा के लिए 100 डिजिटल चैनल प्रारंभ करने का हो, चाहे वो किसानों का डिजिटल पूरा डिजिटल की सुविधा देने का हो, तो इन सेक्टर में रोजगार के अवसर डेवलप होंगे। उदाहरण के तौर पे पिछले वर्ष जो हमारा पीएलआई स्कीम बनाई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसके सकारात्मक परिणाम आए और अगर हम देखेंगे तो उसमें रोजगार के अवसर बहुत उपलब्ध हुए। तो वास्तव में कोई भी सेक्टर की कल्पना करके एक तो आर्थिक प्रगति कैसे हो, दूसरा इस बात का ध्यान कि हर हाथ को काम मिले, इन दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए और जो वर्तमान की चुनौती है उसको पूरा करते हुए किसी बजट की कल्पना होनी चाहिए और उसकी कल्पना है। इसके साथ अगर हम देखें तो आधारभूत संरचना के लिए 25,000 किलोमीटर सड़क इस साल बनाना और उसमें लगभग 25,000 करोड़ का एलोकेशन इसमें दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अगर हम देखें इस बार जो हमारा रक्षा मंत्रालय का बजट है उसमें जो पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर है 68% मैंडेटरी कर दिया कि वो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर से ही लेना पड़ेगा। तो वास्तव में अगर इस बजट को हम देखें तो चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे भविष्य की बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें रोजगार देने का हो, या 25 साल में जो विकास जिस दिशा में जाएगा उस दिशा के लिए डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की योजनाएं हो, उसके लिए जैसे गति शक्ति में कार्गो के लिए, रेलवे के लिए काफी एलोकेशन इसमें दिया है। तो वास्तव में वित्त मंत्री आपने काफी सारी चीजें मुझे बताई। मैं विनम्रतापूर्वक बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। बजट भाषण हम लोगों ने पूरा 1 घंटे 31 मिनट का सुना था और आप उसकी मीमांसा जो कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जिस तरफ भी अगर दृष्टि हम डालेंगे तो केवल हरियाली हरियाली दिखाई देगी, कहीं कुछ सूखा है नहीं, कहीं कोई अभाव है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ 2-3 मोटी बातों को। गुरदीप सप्पल जी के पास में काफी सारी बातें हो सकती हैं, पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस देश की स्पष्ट बहुमत की नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की सरकार ने वादा किया था 2017 में कि 2022 तक हम इस देश के किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 आ गया। जानना चाहते हैं इस बजट में ऐसा क्या है
जिसके आधार पर अमर अग्रवाल जैसा विद्वान पूर्व वित्त मंत्री यह बता सकता है कि हाँ, आप भरोसा रखिए 31 दिसंबर 2022 को इस देश के किसानों की आय 2017 के मुकाबले दुगनी हो चुकी होगी। समझना चाहता हूं एक बात। दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे, वो वित्त मंत्री अब बजट भाषण में 60 लाख नौकरियों के संदर्भ में बात कर रही है। 1 करोड़ 40 लाख नौकरियों की कटौती के संदर्भ में क्या कारण है, इसके संदर्भ में अमर अग्रवाल जी क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? तीसरी बात समझना चाहेंगे कि इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसके मुकाबले में सम्मान्य वित्त मंत्री टैक्स कटौती के संदर्भ में, टैक्स में छूट के संदर्भ में, टैक्स की लिमिट बढ़ाए जाने के संदर्भ में सवाल करने पर यह बोलती हैं, पिछले 2 साल से हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है इनकम टैक्स के रूप में, यह कोई कम बड़ी बात है। इसके संदर्भ में अमर अग्रवाल जी क्या कहते हैं? और आखिरी बात जो आपसे समझने की है, कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में पूरी दुनिया का फोकस है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी स्वास्थ्य के संदर्भ में मौन साध गई। क्या वाकई स्वास्थ्य के संदर्भ में ये देश इतना विकसित हो चुका है कि इस बजट में स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष प्रावधान की जरूरत महसूस नहीं की गई? आप तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के। चारों बिंदुओं पर अमर जी आपसे कोई स्पष्टता आए तो उसके बाद में गुरदीप सप्पल जी से उनके सवालों को सुनने के लिए जाएगा। देखिए, जहां तक कृषि के आमदनी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो अगर हम 4-5 साल में देखेंगे तो उस आमदनी को के बढ़ाने में बहुत से निर्णय लिए गए और आमदनी बढ़ी भी है। और जहां तक इस बजट का सवाल है, मैंने इस बजट में शुरुआत में ही कहा कि हमारा कृषि प्रधान देश है और 5 सेक्टर पे, जो चाहे कोऑपरेटिव के सेक्टर पे सरचार्ज कम करना हो, चाहे वो बेतवा लिंक से इरिगेशन के संसाधन बढ़ाना हो, चाहे वो डिजिटल करना हो, चाहे स्टार्टअप के लिए बैंक फाइनेंस और टैक्सेशन की सुविधा हो, ये सारे लिए गए। दूसरा विषय आपका महंगाई का, तो महंगाई का विषय जो है, बहुत सा महंगाई डिमांड और सप्लाई पे रहती है। तो वास्तव में सरकार के पास केवल महंगाई को अगर कम करने के लिए टैक्सेशन ही एक साधन होता है, या फिर पहले से पूर्वानुमान कि ये उत्पादन हमारे यहाँ कम होगा तो उसको पहले से इंपोर्ट की अनुमति दे दें, उस पर टैक्स कम कर दें, और सरकार निरंतर करती भी है। लेकिन चूंकि 2 साल से कोरोना इस न केवल हमारे देश में पर दुनिया में महामारी के रूप में आया, तो पूरी दुनिया में ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये प्रभावित हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखेंगे तो महंगाई का जो स्तर हमारे यहाँ है, अगर दुनिया का अध्ययन करेंगे तो इस कोरोना काल में महंगाई का असर, क्योंकि बहुत सी चीजें महंगाई के हमारे देश में उत्पादन नहीं है, बाहर से बुलवाना पड़ता है, तो कोरोना में ये जो आयात निर्यात प्रभावित हुआ उसका भी एक कारण है। और जहां तक टैक्सेशन का सवाल है कि 2 माह पूर्व पेट्रोल और डीजल पे कि जिससे कुछ महंगाई नियंत्रित हो, भारत सरकार ने किया, कुछ राज्य सरकारों ने भी किया, लेकिन ये एक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम देखें तो जो एनुअल बजट है उसमें महंगाई के लिए ज्यादा अगर आज भी देखें हम, तो बहुत से आइटम पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जिसमें बहुत सी चीजें सस्ती भी होंगी। तो वास्तव में ये जो महंगाई का जो विषय है, ये इस बजट का आंशिक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये निरंतर एक सरकार की निगाह का विषय है और सरकार निगाह करके इस पे नियंत्रित भी करती है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य का जो एलोकेशन है वो इस बजट पे है, और चूंकि इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है, पहले ही सारे काम चल रहे हैं और उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे पूरा पैसा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के विषय पे मैं ऐसा मानता हूं कि स्वास्थ्य के इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार का प्रबंध हमारी सरकार ने किया, हमारी राज्य सरकारों ने किया, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देख ले और ये जो 3rd फेज का कोरोना देख ले, तो हम पाएंगे कि दुनिया के गिने चुने राष्ट्रों में एक देश हमारा है जिसका अच्छा प्रबंधन करके
हमने एक स्वास्थ्य सेवा की मिसाल दुनिया में की है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी है इस कोरोना में कि कोरोना में जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक मैनेजमेंट हुआ राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि विदेश के मेरे एक दो अनुभव आए, मेरे परिवार के लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए, तो वास्तव में ये लगता है कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में भी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर हो रही हैं और उसका एक पर्याप्त बजट इसमें है। इसके अलावा पर यहाँ तो बजट इसमें है तो इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमर अग्रवाल जी ने कुल मिला के इस बात को बहुत महत्व नहीं देना चाहा है कि इस बजट में अलग से प्रावधान क्यों नहीं है, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा तो हो रहा है। गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूँ। गुरदीप सप्पल जी, इतना शानदार बजट, अमर अग्रवाल जी की काबिलियत पे कभी किसी को संदेह नहीं रहा और वो अमर अग्रवाल जी मान रहे हैं कि इन परिस्थितियों में इससे बढ़िया बजट क्या आना था। इत्तेफाक रखते हैं आप अमर अग्रवाल जी से। अमर अग्रवाल जी उदारता पूर्वक बात कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार की सराहना करने के साथ साथ राज्य सरकारों की भूमिका को भी सराह दे रहे हैं, उन राज्य सरकारों को भी शामिल कर ले रहे हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। आपसे भी ऐसी कोई उदारता की उम्मीद इस बजट के संदर्भ में? दलगत राजनीति से परे आप भी इस बजट को अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बताने वाले, या आपको कोई खामी दिखती है? हिमांशु जी, आप अगर नहीं भी कहते तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता आज कि मैं अमर अग्रवाल जी का कायल हो गया हूं। जितनी खूबियां आज उन्होंने बजट में ढूंढी हैं, आज मैं सुबह पार्लियामेंट में जब था तो वहां कोई बीजेपी के नेता नहीं ढूंढ पा रहे थे। आज पूरा दिन कोई पत्रकार नहीं ढूंढ पाए, इकोनॉमिस्ट नहीं ढूंढ पाए, खुद प्रधानमंत्री जब आज बोलने आए तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन अग्रवाल साहब को काफी उसमें खूबियां दिखी। सवाल ये है कि ये बजट है क्या? आज ये पहला बजट हुआ है इतने सालों में जब से हम देखते आए हैं, जो अगर नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये एक शत्रुमुख बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री को ये दिखाई नहीं कि इस देश में बेरोजगार हैं, उनको ये दिखाई नहीं कि इस देश के अंदर गरीब त्राही त्राही कर रहे हैं, इस देश में नौकरियां जा रही हैं, इस देश में महंगाई के इश्यूज हैं, इस देश में किसानों से कुछ वायदे अभी 2 महीने पहले किए गए थे, वो कुछ नहीं दिखा। एक सपाट बजट जिसमें यह स्वीकारोक्ति है कि हम अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब 25 साल का सपना देखिए। 2022 में अब आप 25 साल की कल्पना कीजिए, कल्पना जीवी बजट है। ये 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है हिमांशु जी? 2022 के अंदर जैसा आपने कहा किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो तो हुई नहीं। यही नहीं, 2022 के अंदर बुलेट ट्रेन भी चलनी थी, जब पहले बजट में आया था तो 2022 में चल जानी थी, नहीं हुई। 2022 के अंदर मेक इन इंडिया के टारगेट थे, 2 टारगेट, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे जीडीपी में योगदान 25% हो जाएगा, जो उस वक्त 17 था, आज 12 रह गया है। और साथ ही यह था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग से 10 करोड़ इस देश में जॉब दे दी जाएंगी। आज हम 2022 में खड़े हैं, मेक इन इंडिया फेल हो गया है। ये जो तमाम चीजें हैं, ये 2022 के जो माइलस्टोन थे, ये मोदी जी ने तय किए थे। ये पूरे नहीं हुए तो अब वो कह रहे अब पूरा देश जो है कल्पना की उड़ान फिर से भरे, एक अमृत काल का वेला शुरू हुई है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा भी तब तपस्या करने का वक्त आ गया है, यानी इस देश के अंदर अब तपस्या कीजिए, 25 साल वेट कीजिए, तभी अच्छे दिन आएंगे। आज हुआ क्या? आज पूरे उसके अंदर आप देखिए कि बार बार बीजेपी के लोग कुल मिला के क्या बात कर रहे हैं कि 400 ट्रेन चलेंगी, 400। इस देश के अंदर हिमांशु जी 13,169 ट्रेनें पैसेंजर की चलती हैं, 13,169 ट्रेनें हैं आज। 400 और गति शक्ति आ जाएंगी, वो तो लगातार बढ़ने वाला काम है। सड़कें भी लगातार बढ़नी है, ऐसा तो है नहीं। सवाल ये है कि आज महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। किसानों के जो वायदे थे वो उल्टे कर दिए। उल्टे कैसे किए? जो एमएसपी पे खरीद के लिए बजट था, पिछले साल 2,48,000 करोड़ था, कम करके 2,37,000 कर दिया। क्यों किया भाई? आपने एमएसपी का तो वायदा किया था अभी कि हम उसको और बढ़ाएंगे, आपने बजट कम कर दिया। सब्सिडी फर्टिलाइजर पे 1,40,000 करोड़ पिछले साल थी, इस साल 1,05,000 करोड़ कर दी। कोई बताए कि क्यों कर दी इन्होंने सब्सिडी कम? यही नहीं, आप देखो कि मनरेगा के अंदर 98,000 करोड़ था, 73,000 करोड़ कर दिया, जबकि पिछले साल मनरेगा ने ही बचाया। उसके बावजूद पूरे साल में एक व्यक्ति को औसतन 19.5 दिन का काम मिला साल भर में, सिर्फ 19.5 दिन। उसके बावजूद आपने मनरेगा का बजट भी कम कर दिया। आपने जितनी सब्सिडीज हैं, सारी सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड कम की हैं आज, सारी।
सोशल सेक्टर की जितनी सब्सिडीज हैं, फूड सब्सिडी जो 2,86,000 करोड़ की थी, वो कम करके 2,06,000 करोड़ पे आप ले आए हैं। तो आज इन्होंने किया क्या, इनको ये समझ में नहीं आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का बजट जो पिछली बार था स्कीम का 8,889 करोड़ था, इस बार पता है कितना है? 0, गायब ही हो गया। वो शायद भूल ही गए कि इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी है और किसानों को पैसा देना, भूल ही गए, उसमें 0 बजट है। तो सवाल ये है कि तमाम जितनी चीजें हैं, अब क्या ले आए? एक नया जुमला कि 60 लाख पीएलआई लिंक्ड हम जो रोजगार देंगे। ठीक है, पीएलआई लिंक भी नई स्कीम नहीं है, 2 साल पहले आई थी हिमांशु जी। 6600 करोड़ का बजट में प्रावधान किया था। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था पीएलआई पे 2 साल पहले कि 5,25,000 जॉब उस साल मिल जाएंगी। 5,25,000 जॉब 6600 करोड़ से मिली नहीं इस देश को, वो तो नहीं मिली। आज 6800 करोड़ का एलोकेशन करके बोल दिया है, 150 करोड़ एक्स्ट्रा किया है, 6800 करोड़ का एलोकेशन किया और बोला है कि अब 60 लाख मिल जाएंगी। अरे भाई, जो पिछले आपका पीएलआई था इतने ही अमाउंट का था, उसमें 5.5 लाख, 5,25,000 एग्जैक्ट बोला था, ये भी नहीं थोड़ा बहुत राउंड फिगर में बोला हो। वो जॉब तो मिली नहीं, मेक इन इंडिया की 10 करोड़ तो मिली मैं नहीं। बीच में रोकना चाहता हूं आपको विनम्रता पूर्वक, और ये जानना चाहता हूं कि आप जो राजनीतिक दलों के सम्मान्य प्रवक्ता होते हैं, आपके चश्मे इतने टैप्ड क्यों होते हैं? अमर अग्रवाल जी को अगर बोलना था, वो तो बहुत अनुभवी वित्त मंत्री हैं, उन्हें अच्छा ही अच्छा देखना था। गुरदीप सप्पल जी को भी अगर देखना है तो केवल खराब ही देखना है। क्या इस बजट में एक भी चीज अच्छी नहीं कि गुरदीप सप्पल जी ये कह सकें कि भाई ये 3 चीजें तो ठीक हुई हैं, बाकी चीजें खराब हुई हैं? मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा हूं, एक बात आपको इस बजट में ठीक नहीं लगी? ऐसे नकारा लोगों को, ऐसे नाकाबिल लोगों को क्या इस देश की जनता ने सरकार में ला दिया है, जिनकी कोई समझ नहीं, जिनकी कोई बुद्धि नहीं, जिनकी कोई अकल नहीं, जिनकी देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं, जिसका इस देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं, और फिर भी इस देश की जनता इन्हें बार बार चुन के भेज रही है? थोड़ा बताइए गुरुदेव जी, वाकई इतना बुरा बजट है ये? हिमांशु जी, पी चिदम्बरम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि आप सब यही सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया। जवाब था कि 2 अच्छे काम किए। एक कैपिटल आउटले में आपने 7.5 लाख करोड़ का आउटले किया है, जो 2 लाख करोड़ बढ़ाकर है, 1.5 लाख करोड़ से बढ़ गया है, वो अच्छा काम है। और स्टेट्स को आपने एडिशनल बोरोइंग 1 लाख करोड़ की अलाउ की। ये 2 अच्छे काम तो कांग्रेस पार्टी ने आज अपने आधिकारिक बयान में बोला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये लोग निकम्मे हैं या ये लोग इस तरह के हैं जो आपने तमाम अभी शब्द अलंकरण यूज किए, वो मैं नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी इनके हाथ से निकल गई है। आप इस बात को समझिए, नोटबंदी से शुरू हुआ सफर अब यहां पहुंच गया है कि आज इकोनॉमी हाथ से निकल गई है। और कैसे निकल गई है? बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है गुरदीप सप्पल जी को। उनका कहना है कि इनके हाथ में अर्थव्यवस्था रही नहीं, इसलिए इनका बजट ढंग से आ सकता ही नहीं, उसके प्रावधान ढंग के हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके हाथ में नियंत्रण नहीं है। पर यह बात वाकई सच है क्या? डॉक्टर चरण सिंह मेरे साथ में हैं, उनसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई इस देश की सरकार के नियंत्रण में इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं है? पहला सवाल चरण सिंह जी। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बजट भाषण प्रस्तुत करते करते ये कहा कि ये मेरे बजट भाषण का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि इस जनवरी माह में जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रहा, जो जीएसटी के इतिहास में सर्वाधिक है। अर्थात पैसा आ नहीं रहा है, बरस रहा है। इसके बावजूद भी इस देश का आम आदमी तरस रहा है कि सरकार का उदार मन, सरकार का संवेदनशील मन उसके लिए कुछ प्रावधान लेकर आने वाला है। बजट भाषण 1.5 घंटे का रहा, उदारता का इंतजार करते करते अब आपके पास पहुंच चुके हम कि आप ही खोज के बता दें कि हम गरीब आदमियों के संदर्भ में इस बजट में क्या बताने के लिए चैनल पर बैठे। चरण सिंह जी। मेरे से पहले सप्पल जी हाथ उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे, मैं बाद में आ जाता हूँ। वो मैं गुरदीप सप्पल जी के पास चला जाऊंगा सर, एक बार पहले चरण में आपकी बात आ जाए। गुरदीप जी एक बार चरण सिंह जी की बात सुन लेते हैं। मेरी अपनी विचार में जिस तरीके की महामारी से हम लोग गुजरे हैं, ये दुनिया भर को इसने मारा है और हमारे देश को भी, क्योंकि हमारी भी स्थिति काफी गंभीर थी, खास करके सेकेंड वेव में। तो बहुत गंभीर समय से हम सब लोग गुजरे हैं। तो जब इतने गंभीर समय से आप गुजरेंगे तो हालात तो खराब होंगे, बेरोजगारी होगी, थोड़ी गरीबी रेखा से लोग नीचे चले गए, सबको तकलीफ हुई, तो वो तो सच बात है ही है। क्योंकि आप जिस तरीके की स्थिति में हम लोग हैं,
तो हम सब लोग आशा करेंगे कि इससे ज्यादा कुछ किया जाए। आपने जैसे कहा कि सैलरीड क्लार्क को कुछ नहीं मिला, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, कॉर्पोरेट को कुछ नहीं मिला, सब लोग मायूस बैठे हैं, है ना। तो वो तो स्वाभाविक है ही है। पर सोचने की बात यह है, और मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, ना इस दल से हूँ ना उस दल से हूँ। मैं जब ये बजट देखता हूँ, और मैं 1985 से बजट देख रहा हूँ और ऑफिशियली उनको बैठ के एनालाइज करता था जब मैं रिजर्व बैंक में भी था, तो तब भी मुझे रोना आता था और मैं कहता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जब आप पिछले साल का बजट देखें तो अरे उन्होंने ये प्रॉमिस किया और ये नहीं किया और ये नहीं किया, ये कहा ही नहीं था और ये कर दिया। फिस्कल टारगेटिंग कैसी है तो उससे पता लगता है कितना अचीव करते हैं, कितना नहीं अचीव करते हैं। अब बात यह है कि बहुत विशाल देश है, बहुत गंभीर स्थिति से गुजरा है। इस विशाल देश में हर एक को सेटिस्फाई, संतुष्ट करना नामुमकिन है, और प्रयत्न किया भी जाए फिर भी कुछ वर्ग ऐसे रह जाते हैं जिनको आप नहीं कर सकते। अभी ये जिस महामारी से हम लोग निकले और जिस तरीके की हमारी टैक्सेशन की स्थिति थी, आपने 1,40,000 जीएसटी का जनवरी का आपने कहा, बहुत बढ़िया है, कोई शक नहीं है। पर बाकी के भी टैक्सेस हैं, उन सबको अगर देखा जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो महामारी के कारण असर तो पड़ा है इनकम रिसीट्स पे। और अगर इनकम रिसीट्स पे असर पड़ा है तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या एक्सपेंडिचर को कम किया जाए या बोरिंग किया जाए। तो सरकार ने बोरिंग अच्छी खासी कर रखी है, और बोरिंग आप ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंटरेस्ट पेमेंट पे असर आ जाता है, वो अगले साल आपका एक्सपेंडिचर आइटम बन जाता है। तो एक किस्म की सीमा होती है, आप किस सीमा तक बोरो कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर को थोड़ा हिट लेना ही पड़ता है जब महामारी से आप उभर के आ रहे होते हैं। अगर तो देश इतना प्रगतिशील होता है जैसे अमेरिका है, यूके है, यूरोप के बाकी देश है, बात अलग है। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन 30 से 35 और कई देशों में 40% से ऊपर जाता है जीडीपी का, वहां बात अलग है। यहाँ इतना प्रयत्न करने के बाद, डिमोनेटाइजेशन करने के बाद, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17-18% ही है। जब 17-18% ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अगर रहे टैक्स देना ना चाहिए या दे ना पाए और आस करें कि अमेरिका की तरह सहूलतें मिले, वो तो हो नहीं सकती है। जैसे मैंने कहा कि बोरिंग की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकते। अगर ये स्थिति है तो उस स्थिति में देखते हुए ये बजट का एक बात माननी पड़ेगी, जिस गंभीरता से हम लोग गुजरे और जो जो कर सकते थे वो किया गया है। अब बात यह है कि आम आदमी को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब रोजगार देने के लिए कुछ स्कीमें बनानी पड़ती हैं, तो इन्होंने अपनी स्कीम्स बनाई हैं। इन्होंने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, जैसे अभी अभी बताया है, सब लोगों ने माना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बड़ा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दो मतलब होता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली जनरेट हो जाती है, एक दूसरी भविष्य के लिए फाउंडेशन सेट की जाती है। कैपिटल एसेट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में वो हेल्प करता है। तो उसके बाद इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसके बाद पीएलआई स्कीम्स में, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी अभी उभर के वेव से बाहर हो गई है और सामने आ रही हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट वहां पर खुल रही है। तो पीएलआई स्कीम में दो चीजें होती हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, खास करके अगर इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, दोनों की जरूरत है। और क्योंकि विदेश की मार्केट खुल गई है तो एक्सपोर्ट्स के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा एमएसएमईज का सबसे बड़ा हम लोगों को जो नुकसान हुआ था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हुआ था। एमएसएमईज के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट्स की हैं, और साथ में रोपवे की भी बात की है। रोपवे टूरिज्म को बढ़ावा देता है, और जब टूरिज्म बढ़ता है अपने साथ इकोसिस्टम लेके आता है। टैक्सी वालों की जरूरत पड़ जाती है, वहां पे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट लग जाती है, लोकल गाइड्स की जरूरत पड़ जाती है, लोकल रेस्टोरेंट्स, होटल्स की जरूरत पड़ जाती है। टूरिज्म अपना एक इकोसिस्टम लाता है, रोपवे से वो बढ़ने वाला है। रेलवेज में ठीक है, 400 नई ट्रेनें हैं, 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, पर कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। पर 100 टर्मिनल है, जो नए टर्मिनल बनेंगे वो भी लेबर इंटेंसिव होंगे। उसी तरीके आप देखें कि विलेजेस में चरणजीत सिंह जी, आपको विनम्रतापूर्वक बीच में रोकूंगा और 2-3 बातों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दो स्थितियां होती हैं, या तो सरकार ये माने कि हमारे आर्थिक हालात बहुत खराब हैं और इन खराब हालात में सीमित संसाधनों के साथ में हम प्रावधान कर रहे हैं। एक तरफ देश की सरकार या सम्माननीय वित्त मंत्री बजट की शुरुआत में बता रहे हैं कि इस बार हमारे आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने वाली है।
वित्त मंत्री ये भी बता रहे हैं कि 1,40,000 करोड़ का कमाल का जीएसटी राजस्व हमारे हिस्से में आया है। एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के लिए हम कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम ये भी बता रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में देश दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ रहा है। वैक्सीनेशन है, देखिए हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। एक तरफ आप बता रहे हैं कि आप तो इतने मजबूत हैं, जब हम आपसे सीधे पूछ रहे हैं कि भैया हमारे लिए रियायत देने में आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, तो आप बता रहे हैं आप देख नहीं रहे कैसे कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। आपको विरोधाभास नहीं लगता? एक सवाल। चलिए दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि बतौर अर्थशास्त्री क्या वाकई आप मानते हैं कि इन बजट को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? इन्हीं वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए देश को बताया था कि हम विनिवेश के माध्यम से एक साल में 1,75,000 करोड़ जुटाएंगे। आंकड़ा बता रहा है कि हम 10,000 करोड़ भी जुटा पाने में नाकाम रहे। एलआईसी के आईपीओ के संदर्भ में वादा 2021-22 के वित्तीय वर्ष के संदर्भ में था। आज वित्त मंत्री बोल रहे हैं हम जल्द लाने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई इस देश की जनता को इस बजट को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या बतौर अर्थशास्त्री इस संदर्भ में कोई स्पष्ट टिप्पणी चरण सिंह जी दे सकते हैं हमें? देखिए, जहां तक तो फिस्कल टारगेटिंग का सवाल होता है, दुनिया भर में, हमारे देश में भी जितने बजट मैंने विश्लेषण किए हैं तो स्लिपेजेस होती ही होती है। अब ये क्योंकि आप इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे, अगर मानिए कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अगर ये कुछ बेच देते और बाद में पता चलता कि इन्होंने सस्ते भाव में बेच दिया है, तो सब लोग उनके पीछे हो जाते। और अगर जब मुश्किल का टाइम आता है तो सस्ते भाव में ही लोग खरीदते हैं, ठीक भाव मिलता भी नहीं है। उस समय पे बेहतर यही होता है कि थोड़ा रुक जाए। देखिए, आपको पता थोड़ा ही रुक है, जाए। चरण सिंह जी एक तर्क दे रहे हैं, मैं आलोक पुराणिक साहब के पास जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे 1 घंटे में सभी वक्ताओं को मौका देना है। चरण सिंह जी ने काफी पहलुओं पे बात की, लेकिन मैं चरण सिंह जी ने जहां बात छोड़ी है वहीं आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। जब कठिन समय होता है, प्रतिकूल हालात होते हैं, तो बेचने के संदर्भ में रुक जाना चाहिए। 2021-22 का बजट था जिसमें देश की वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही बजट में ये वादा किया था देश से कि हम 1,75,000 करोड़ जुटाएंगे। कोरोना 2020-21 में दुनिया में दस्तक दे चुका था, इस देश में भी 2020 में कोरोना की दस्तक हो गई थी। उस कोरोना की पहली लहर से देश जूझ चुका था, उस दौरान ये बजट आया था। तो कोरोना की जटिलता, कोरोना की प्रतिकूलता, कोरोना की परेशानी सबसे देश की सरकार और देश की जनता के संज्ञान में था। इसके बावजूद भी वादा ये था। क्या इस वादा खिलाफी के संदर्भ में कोई टिप्पणी आलोक पुराणिक जी आपसे मिलेगी? और मेरा सवाल है आपसे भी, क्या वाकई देश की जनता को यह बजट गंभीरता से लेना चाहिए, या जैसे नेताओं के वादों पर एतबार करना देश की जनता ने बंद कर दिया है, अब इस बजट पर भी एतबार करना हमें बंद कर देना चाहिए? केवल 2-4 प्रावधान है उनके संदर्भ में बात करें, बाकी डिजिटल यूनिवर्सिटी, 100 स्मार्ट सिटी, 1,000 किलोमीटर की सड़कें, 25,000 किलोमीटर की सड़कें, इनके संदर्भ में केवल सुनना चाहिए, एतबार नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक 1,75,000 रुपए के विनिवेश लक्ष्य का है, तो विनिवेश जी। लक्ष्य पूरा ना होने में सरकार की प्रक्रियागत कमियां रही हैं। स्टॉक जी। मार्केट का तो एक साल का परफॉर्मेंस आप देख लें, 25% हाइक पे सेंसेक्स है। और कल का इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है कि रिकॉर्ड 75 आईपीओ के जरिए 89,000 करोड़ रुपया उठाया गया है मार्केट से, आईपीओ से, जो पिछले 10 सालों में किसी भी साल में सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। यानी मार्केट देने को बैठा हुआ है, इन्वेस्टर्स लेने को तैयार है, जोमेटो से लेकर पेटी तक सारे इश्यूज आ गए हैं। तो सरकार अगर 1,75,000 का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, उसकी वजह मार्केट नहीं है, मार्केट बड़े मजे में है। 25% की हाइक पे सेंसेक्स है। दूसरी बात, अगर आप इसके साथ थोड़ी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझें, पॉलिटिकल इकोनॉमी समझें, हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब 3 तरह के भारत एग्जिस्ट करते हैं। एक भारत है 5 करोड़ का भारत, जो दिल्ली के सिविल लाइंस में, ग्रेटर कैलाश में या रायपुर के सिविल लाइंस में या किसी ऐसी महंगी कॉलोनी में रहता है, बॉम्बे के नरीमन पॉइंट में रहता है। 5 करोड़ का भारत है। और एक भारत है करीब करीब 80 करोड़ का, जो भारत का युगांडा है। और बीच में कहीं 40 करोड़ का भारत आता है, आप जैसे मेरे जैसे मध्यवर्गीय लोगों का। अब इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है कि 5 करोड़ वाला भी बहुत मजे में है। सेंसेक्स ने 25% रिटर्न दे दिया है। हमारे सारे बड़े उद्योगपति एक साल में लगभग 2 गुने रईस हो गए हैं। और जो नीचे का युगांडा है, उसे भी उसकी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन नहीं है। हालत यह है कि मुफ्त का अनाज मिल रहा है, और इतना मिल रहा है कि वो खुद भी खा रहे हैं, बेच भी रहे हैं।
यानी नीचे वाले कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले कोई दिक्कत नहीं है, जहां से वोट आ रहे हैं, जहां से नोट आ रहे हैं, जो बीच का 40 करोड़ का सेगमेंट है, ये प्रिसाइजली अनाथ है, पॉलिटिकली अनाथ है। इसका अगर आप याद करें 4 या 5 वर्ष पहले जब अरुण जेटली जी जीवित थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस वर्ग को खुद को डिफेंड करना चाहिए। ये 40 करोड़ का जो वर्ग भारत का, इंडोनेशिया मान लीजिए, मलेशिया मान लीजिए, बीच वाला है, तो इसको ना देकर भी कोई बहुत बड़ा बवेला खड़ा नहीं हो रहा। तो पॉलिटिशियन समझता है कि मेरे पास पैसे भी हैं। इस बजट में कई सालों बाद डॉक्टर साहब मैंने एक चीज देखी जो मैंने 2 बार चेक की कि जो बजट के अनुमान थे टैक्स के, वाकई संशोधित अनुमान ज्यादा पैसा मिला। संकट नहीं है, मेरे सामने एक फिगर है, जीएसटी संग्रह का 2021-22 में सरकार ने कहा कि हम 6,30,000 करोड़ रुपए उगाएंगे। अभी बता रहे हैं नहीं 6,30,000 करोड़ नहीं, 6,75,000 करोड़ मिल रहे हैं। यानी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुझे 100 मिलेंगे और 120 मिल रहे हैं। और इससे सरकार ने उत्साहित होकर अगले साल का लक्ष्य 7,80,000 करोड़ कर दिया है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कहीं कोई कमी नहीं है संसाधनों की। तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। विनिवेश के लक्ष्य अगर पूरे नहीं हुए हैं, उसके लिए बाजार की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रक्रियागत कमी की बात है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आज की तारीख में समझ में आती है कि धीमे धीमे ये जितनी बड़ी स्पीचेस हैं वो एक तरह की पॉलिटिकल स्पीचेस की ओर जाती जा रही हैं। जब बजट में कोई वित्त मंत्री बोले कि साहब 60 लाख के रोजगार आएंगे, 10 लाख के रोजगार आएंगे, ये अलग बात है। मोदी जी पॉलिटिकल रैली में बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार 1 महीने में ले आऊंगा, वो अलग बात है। अभी 60 लाख रोजगार आएंगे मेक इन इंडिया से, 2 करोड़ तो आप छोड़ दीजिए, मैं 60 लाख रोजगार पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन रोजगार का एक डायमेंशन और है, रोजगार की समस्या इस देश में बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिसके पास एक बाइक है, 15,000 रुपए महीने की नौकरी उसको उपलब्ध है। मंत्रा से लेके, फ्लिपकार्ट से लेके, स्विगी से लेके, जोमेटो से लेके, हाल ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार विज्ञापन छापता है अंग्रेजी भाषा में कि अपनी इनकम बढ़ानी है तो आप ये वाला काम शुरू कर दीजिए। 15 से 20,000 की नौकरी हर एक को अवेलेबल है। दिक्कत यह है, इस देश में दिक्कत रोजगार की नहीं है, दिक्कत है रोजगार की गुणवत्ता की, क्वालिटी ऑफ रोजगार की दिक्कत है। रोजगार सबके पास है, लेकिन 15,000 सैलरी मिल रही है, मर गया आदमी कोई देखने वाला नहीं है, ये सारी दिक्कतें हैं। मैंने बतौर पत्रकार जानने की कोशिश की है कि रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी कोई दिल्ली में आप अभी जुलूस कर दीजिए, लोग इकट्ठे नहीं होते, ऐसा क्या है? दिक्कत रोजगार की नहीं, दिक्कत यह है कि हमारे पास क्वालिटी का रोजगार नहीं है। और दुखद ये है कि क्वालिटी रोजगार किसी की चिंता नहीं, वो किसी की भी चिंता नहीं है। वो जब हमारे अभी कल इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा था कि 42 यूनिकॉर्न तैयार हो गए हैं, बहुत बड़े बड़ी कंपनियां बन गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जोमेटो यूनिकॉर्न हो गई, उसका जो एम्प्लॉय है भाई उसका क्या हालचाल है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पिछले साल के बजट में बहुत बड़ा मसला आया था कि साहब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं, एडहॉक नौकरियां हैं, डेली वेजेस हैं, वर्क फ्रॉम होम है, भाई कुछ इनका इंतजाम कर लो। आदमी घर बैठे काम कर रहा है, कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो सब बातें जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो बातें भी नहीं हुई। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मसलों को उस तरह से कैप्चर नहीं कर रही जिस तरह से कैप्चर किया जाना चाहिए। अभी आज की तारीख में अगर ये कोई, सिप्पल साहब बैठे हुए, सिप्पल साहब विपक्ष के नेता है, सिप्पल साहब आप एक काम कर दें कि जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने वाली बात कर दें, लोग आ जाएंगे फौरन। अभी दिक्कत रोजगार की बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी ऑफ रोजगार की दिक्कत है, बड़ी भारी दिक्कत है वो। और तीसरी बात सबसे बड़ी कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी कह दीजिए, अभी बहुत सारी महंगाई की बात तो बजट के हाथ में रह ही नहीं गई। महंगाई तय होती है जीएसटी काउंसिल से, टूथपेस्ट, साबुन, पाउडर, कार, बाइक सब वहां से तय हो रही है, जीएसटी काउंसिल वहां डिसाइड करती है। तो बजट का, हमारे कोई मित्र कह रहे थे, बजट का तो हाल ये कि अगर ये बिना शोर शराबे के चुपके से आके चला भी जाए तो महंगाई का कोई ताल्लुक इससे नहीं बनेगा। महंगाई का मसला तय होगा, महंगाई का कोई ताल्लुक इससे नहीं बनेगा। लेकिन मैं 2 बिंदुओं पर पुराणिक साहब आपसे टिप्पणी चाहता हूं। एक, कोरोना की मार का उल्लेख सब कर रहे हैं, सब बताने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं सत्तारूढ़ दल के बैठे कि देखिए कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब बजट आया तो इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कोई ऐसा उल्लेख दिखाई नहीं दिया।
इस कमी पर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं, और इसलिए चाहता हूं कि पिछली बार बताया था कि हम स्वास्थ्य सेवाओं का बजट इस कदर बढ़ा रहे हैं, बाद में पता चला कि दूसरे मद को उठाकर स्वास्थ्य में दिखा दिया गया और आंकड़ा बता दिया गया। इस बार क्या वो खेल करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उल्लेख ही नहीं किया गया। एक टिप्पणी। दूसरा, अमर अग्रवाल जी दावा कर रहे हैं कि देखिए किसानों की आय तो बढ़ी है, इस दौरान हमने एमएसपी के रेट इतने बढ़ाए हैं, उससे किसानों की आय बढ़ गई। आप तो आर्थिक मामलों के विशेष जानकार हैं, क्या आप कोई आंकड़ा साझा करने की स्थिति में कि 2017 में इस देश का किसान क्या आय पाता था, 2022 में दुगनी होनी थी, दुगनी के मुहाने पे पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए? पुराणिक जी। देखिए देखिए सच्चाई ये है, आपकी पहली बात का जवाब, एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य इस वक्त किसी भी ना केंद्र ना राज्य सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके कहीं वोट नहीं मिल रहा है, कहीं वोट नहीं मिल रहा है। जैसी हम जनता है वैसी हमारे नेता हैं। ना मैं वोट दे रहा शिक्षा के नाम पे, ना मैं वोट दे रहा सड़क के नाम पे, ना वोट दे रहा मैं हेल्थ के नाम पे, मैं वोट कहीं और कारकों पे दे रहा हूं। तो सरकारें लिप सर्विस करती हैं, आराम से बच जाती हैं। और अब तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने सिंपल से सर्वे कर दिया, इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ का इंश्योरेंस लीजिए और अपना हिसाब किताब सेट कर लीजिए। तो हेल्थ का मामला तो आप समझ लीजिए कि किसी सरकार के, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट, तो किसी के एजेंडा में है ही नहीं। एक जमाने में लेफ्ट रखता था अपने एजेंडे में एजुकेशन हेल्थ, अब तो बेचारे लेफ्ट वाले कहीं बचे ही नहीं। वो एकमात्र आखिरी पार्टी होते थे जो उसकी बात करते थे। अब दूसरी जो बात आपने की इसमें रोजगार के मसले की और किसानों की, रोजगार, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे आप ना? किसानों की आय दुगनी, अमर जी बता रहे हैं बहुत आय बढ़ा दी हमने। देखिए, अमर जी के प्रति पूरे सम्मान के बावजूद कहूंगा कि दुगनी आय इस मुल्क में सिर्फ उसकी हुई है जिसने सेंस में पैसा लगाया है। दुगनी आय किसी की नहीं हुई है। दुगनी तो छोड़िए, अगर सेम लेवल बचा रह गया हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी बात सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में आय क्यों नहीं हो सकती? आलू 50 पैसे किलो बिकता है, लेकिन आलू के चिप्स बिकते हैं 600 रुपए किलो। ये 50 रुपए से 600 का सफर है, 550 रुपए किसान कहीं है ही नहीं, वो किसान कहीं और है। बस 550 रुपए में जो काट रहा है सब पैसे उसके आ रहे हैं दिल्ली में। जो सब्जी मंडी के आड़तीये हैं उनकी तौंद और कारों के साइज बढ़ते जाते हैं। किसान जो लाके आलू भिंडी दे रहा है उसका लेवल वो की हुई है, तो पैसे कमा कौन रहा है? आईटीसी कंपनी जो आलू के चिप्स बना के बेच रही है उसके प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, लेकिन किसान वहीं का वहीं रहता है। तो किसान जब तक पूरे देश का जो अमूल मॉडल है गुजरात का, जब तक उसके आधार पे काम नहीं करेगा, किसी के कहने से दुगना नहीं होगा, तिगुना नहीं होगा, चौगुना नहीं होगा। और आप दुगने की बात 2022 तक कर रहे हैं, आप 2032 तक दुगना नहीं कर सकते और फिर भी वो दोबारा चुन के आ जाएंगे। चुनने के इलेक्शन की गणित पूरी अलग है, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन इकोनॉमिक्स के रूल्स होते हैं। रूल ये होता है कि 50 रुपए का आलू बिक रहा है और 600 का चिप्स बिक रहा है, तो 550 रुपए जा कहां रहा है? इस 550 का जो सबसे बड़ा हिस्सा लेगा मूलतः अमीर वो हो रहा है। और किसान खास तौर पे जब तक इस चीज को नहीं समझेगा, एक कोऑपरेटिव मॉडल में नहीं जाएगा, पढ़े लिखे तरीके से नहीं जाएगा, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, सरकारें या कोई एक नीति या कोई एक घोषणा ये मोदी जी के हाथ में नहीं कि सैलरी डबल कर लें, वो डबल कर लें। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में मोदी जी का XYZ कोई भी, वो भाई जो सेंटर में मोदी है, तो एतबार नहीं है आलोक खुराना जी को इस दावे के संदर्भ में। वो तो कह रहे हैं कि जो 2017 में लेवल था, अगर वह लेवल ही बचा रह गया हो तो बड़ी बात होगी। लेकिन मैं अमर अग्रवाल जी के पास में जाना चाहता हूं, जो मीमांसा पुराणिक साहब ने की कि देश में 3 किस्म का भारत है, एक 5 करोड़ लोगों का, एक 80 करोड़ लोगों का और 40 करोड़ लोगों का। ये 40 करोड़ लोगों के प्रति इतनी बेरुखी अमर अग्रवाल जी क्यों? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से आपकी नीतियों में ये 40 करोड़ लोग केंद्र में नहीं आ पाते? नहीं, अगर हम इसको 40 करोड़ जो है उसको अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसका भी बजट इनके पास जाता है। और ये जो मिडिल क्लास है, अगर हम देखें तो ये हेल्थ के लिए अभी घोषणा भी की गई है कि आयुष्मान में भी कुछ सीमा तक इनको भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी
वर्ग की उपेक्षा की जाती है। देश सबसे मिलके बना है और ये बात सही भी है कि जो मिडिल क्लास है वास्तव में इस देश की जो इकोनॉमी है, क्योंकि बैंक के जितने भी एफडी कह लें, शेयर मार्केट कह लें, इन्हीं की सेविंग जाती है। तो निश्चित तौर पे सरकार इस बात को समझती भी है और इस वर्ग के जो अवसर हैं, चाहे वो शासकीय सर्विस में आए, चाहे वो एमएसएमई में आए, चाहे वो ट्रेड कॉमर्स में आए, किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई नीति में उनके लिए भी सब नीतियां बनती हैं। केवल अगर हम छूट का हिसाब लगा लें कि गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता है, मुफ्त में वो मिलता है, अनाज एक बहुत कहना चाहिए कि आवश्यक वस्तु है जो गरीबों के लिए आवश्यक है। पैसे वालों के लिए अगर हम कहें कि भाई उनको इंसेंटिव मिलता है, बैंक लोन ज़्यादा मिलता है, उससे भी इकोनॉमी चलती है। लेकिन वास्तव में जो इकोनॉमी का बेस है, क्योंकि आज उन्हीं की सेविंग से सारे कहना चाहिए इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का भी हो, जिसमें सारा मिडिल क्लास इन्वॉल्व है, उसका भी संरक्षण कोई डायरेक्ट वर्क के हिसाब से घोषणा नहीं होती, कहीं ना कहीं सरकार करती है। और वही कारण है कि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ी है तो मिडिल क्लास अगर बढ़ा है तो देश की इकोनॉमी बढ़ी है, अगर मिडिल क्लास अगर गिरेगा अमर जी, मेरा सीधा सवाल है सीधा सवाल आपसे, माननीय निर्मला सीतारमण जी के इस कदम के कितने आभारी हैं, कितना धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं आप कि उन्होंने बजट के बाद पत्रकार वार्ता में जब ये सवाल किया गया कि आपने इनकम टैक्स में ना तो छूट के संदर्भ में कोई प्रावधान किया, ना ही इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने के संदर्भ में लंबे समय से कोई प्रावधान किया, तो उन्होंने जवाब दिया पिछले 2 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, ये कोई कम है। इस एहसान तले कितना दब गए आप, कितने आभारी हैं आप माननीय निर्मला सीतारमण जी की इस उदारता के लिए कि उन्होंने इस देश के टैक्स उपभोक्ताओं के संदर्भ में इतना उदार मन रखा हुआ है। बस इतना समझना चाहता हूं आपसे, कितना मन गदगद है आपका? नहीं हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे तो एक जो टैक्स का रेट है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में भी देखेंगे तो आप देखिए कि जो रिटर्न भरते हैं 2 साल तक एरर है, उसका टाइम जो पहले 1 साल था उसको 2 साल किया। कोर्ट में अगर एक व्यक्ति का फैसला होता था बाकी सबको जाना पड़ता था क्योंकि उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता था, आज वो सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया। इसी प्रकार से अगर इनकम टैक्स के जो प्रावधान में कहीं कोई दिक्कत थी तो उन सारे प्रावधानों को उन्होंने सही किया है। और जहां तक स्लैब का सवाल है, स्लैब के सवाल में भी अगर देखेंगे हम तो वास्तव में 30% जो एक हाईएस्ट है हमारे इनकम टैक्स का और कॉर्पोरेट का भी है, लेकिन जो ज्यादा मांग होती है वो ये होती है कि 5 लाख तक जो इनकम टैक्स फ्री है वो सीमा को आगे बढ़ना चाहिए। ये हमेशा से मांग होती है, लेकिन सरकार समय समय पर इसको बढ़ाती भी है और प्रयत्न भी करती है। लेकिन सरकार को क्योंकि रेवेन्यू के हिसाब से भी देखना पड़ता है और कुछ निर्णय क्योंकि रेवेन्यू के हिसाब से अगर रेवेन्यू ज़्यादा जाती है तो सरकार की कुछ मजबूरियां भी होती है। लेकिन अगर वास्तव में अगर हम देखें तो 2 साल से अगर हम एक स्थिति को बनाए हैं और उस टैक्स का सरलीकरण कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि सरकार का ध्यान सारे तरफ से है और सरकार के संसाधनों को देखते हुए सरकार को जो करना चाहिए ये सरकार कर रही है, सीतारमण जी कर रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जो हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं जो निर्णय होते हैं उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो निर्णय जो हमारे हो रहे हैं उसके कारण विकास की दर इस देश में बढ़ रही है। असल में निर्मला सीतारमण जी को सहूलियत ये है कि उन्हें जनता के बीच से चुनकर नहीं आना है, उन्हें राज्यसभा से चुनकर आना होता है, तो इसलिए उनके पास में ऐसी टिप्पणियां करने की गुंजाइश है। अमर अग्रवाल जी जन नेता है, जनता के बीच से आना है, तो वो खुशी तो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के अनुशासन के चलते संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं गुरदीप सप्पल जी आपसे सीधे तौर पर समझना चाहता हूं, आलोक पुराणिक साहब ने हमें बताया कि पैसा तो उम्मीद से ज्यादा पाया सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में, जिसे हम 2021-22 का उल्लेख करते हैं। जितने बजट अनुमान थे उससे ज्यादा ही पैसे सब स्रोतों से आए, पर फिर भी सरकार खर्च करने के संदर्भ में अपने हाथ बंधे हुए महसूस करती है। आप विषय का थोड़े जानकार आदमी, आपसे समझने देता हूं सरकार की दिक्कत क्या है। भाई सरकार चुन के तो जनता से ही आती है,
जनता का ही भला करना चाहती है, तो फिर जाके दिक्कत क्या है? आप समझ पाए क्या कहां जा रहा है पैसा? जी बात पहले शुरू करूंगा। अमर जी को सुन के भी यही लगा और आज पूरा दिन सुन के लगा कि पहली बार 8 साल बाद मोदी सरकार के साथ मजबूरी शब्द खुद उनके सब लोग जोड़ रहे हैं। अब ये मजबूर सरकार हो गई है, जो पहले के तेवर थे वो सब खत्म हो गए हैं। और ये भी समझने की जरूरत है कि जो प्रोफेसर चरण सिंह जी ने बोला कि कोविड नहीं, कोविड तो एक फैक्टर है ही। नोटबंदी जिस साल हुई थी 8.3% हमारी जीडीपी थी, अगले साल 6.8% हो गई, उसके अगले साल 6.5% हो गई, उसके अगले साल 4% हो गई। कोविड के पहले तो 4% वाले रास्ते पे आप आ गए थे। तो हमारी जो इकोनॉमी का गिरावट है, कोविड ने तो उस पर एक्सीलरेटर दबाया है, लेकिन वो धीरे धीरे होती गई है। और जो आपने बोला कि निर्मला जी ने आज बोला कि 1,40,000 करोड़ से ऊपर जीएसटी हो गई है, जीएसटी के रेट को, जीएसटी की कलेक्शन को समझने की जरूरत है। एक तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट प्राइसेस का नहीं है। आप इसको यूं समझिए कि आज से 3 साल पहले चाय पत्ती खुली जो है वो 150 रुपए थी, आज वो 450 रुपए है। तो उस पर जीएसटी का कलेक्शन कितना हो गया? आज 3 गुना हो गया ना। ये सरसों का तेल 100 रुपए था, अब 200 रुपए है, तो उस पर आने वाला जीएसटी भी डबल हुआ है। या बाइक 50 रुपए की थी, 50,000 की थी, अब 75,000 की हो गई है, उस पर जीएसटी बढ़ गया है। या कार जो 25 लाख की थी या 35 लाख की हो गई है, उस पर जीएसटी बढ़ गया है। तो जीएसटी के बढ़ने में एक फैक्टर महंगाई का भी है, जो ये सरकार कहना नहीं चाह रही है। उस महंगाई की वजह से कांस्टेंट प्राइसेस की जीएसटी की बात अलग होती है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो ज्यादातर आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, 4.25 लाख करोड़ तो उसमें पेट्रोल डीजल से लिया है। वो पेट्रोल डीजल का रेवेन्यू भी इसी सरकार की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है देश में। मेक इन इंडिया कोविड से पहले डूब गया था, 17% मनमोहन सिंह जी के टाइम में था मैन्युफैक्चरिंग, कोविड के पहले 12% पे आ गया था, पहले ही डूब गया था। तो जब देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, जब देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो रेवेन्यू पे को आपको बढ़ाने के लिए क्या रास्ते लेंगे? आप जीएसटी को, महंगाई से बढ़े हुए को आप वाहवाही लेंगे, आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, निजीकरण करेंगे, जो है बेच देंगे, या आप लगान लगाएंगे पेट्रोल डीजल पे। समस्या इस सरकार की होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे करके 8 साल में जो गाड़ी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे दौड़ रही थी, उसको पटरी से नीचे उतार के ले आए हैं। और नीचे उतार के कैसे लाए? अब आप देखिए, हर जगह पे सिर्फ अपने को जस्टिफाई करना है। आप तो छत्तीसगढ़ में हैं, मैं आपको एक अभी पिछले हफ्ते का ट्वीट बताता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया था कि उन्होंने 2 करोड़ जॉब्स दे दी थी यूपी में। अरे 3,34,000 परिवार है, 2 करोड़ जॉब दे दी, यानी हर 3 परिवार में 2 परिवार को जॉब दे दी। मतलब कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो ध्यान है इकोनॉमी को संभालने में, वो ध्यान नहीं है। आज की तारीख में जब ये सरकार आई थी हिमांशु जी, तो 53 लाख करोड़ टोटल जीडीपी, टोटल डेट था हमारा 53 लाख करोड़। आज वो 141 लाख करोड़ हो गया है। 53 लाख से 188 लाख करोड़ आपका डेट बढ़ा है। जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी हिमांशु जी, तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो था हमारा, वो लगभग 90% था। चरण सिंह जी मेरे को ठीक कर सकते हैं अगर गलत हूं। मनमोहन सिंह जी 2014 में गए तो उसको 67% पे ले आए, यानी डेट को कम कर दिया। आज वो फिर 90% पे आ गया जीडीपी के। तो सरकार को ये मालूम है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल से बाहर चला गया है, इसलिए सरकार के हाथ बंधे हैं। सरकार के हाथ इसलिए नहीं बंधे हैं कि उसकी नीयत बदली। लगातार तर्कों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये साबित कर रहे हैं कि इस सरकार का देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रह ही नहीं गया है। एक अनियंत्रित अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा है, इसलिए हर चीज बिक्री बिक्री सी दिखाई दे रही है। चरण सिंह जी पुरजोर इसको खारिज करते हैं। इस बार गुरदीप सप्पल जी ने कुछ आंकड़ों के साथ बात करने की चेष्टा की है। चरण सिंह जी तो आंकड़ों के मामले में विशेषज्ञ हैं। गुरदीप सप्पल जी वाकई हमको बहका दे रहे हैं चरण सिंह जी, या वाकई बात तो तथ्यात्मक कह रहे हैं? आपसे सर्टिफिकेशन की उम्मीद है इस कार्यक्रम में। बात सीधी और साधारण है, महामारी की मार है, उससे उभर रहे हैं। तो जो नॉर्मल टाइम्स का एक्सपीरियंस होता है, इस पे लगाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि
अब मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे, पर अगर आप एक्सपेंडिचर देखें आईटी और एजुकेशन पे काफी ज्यादा लगाया जा रहा है, और उसका उसी का मूल कारण है कि हम लोग ये जो प्रोग्राम्स जिस तरीके के पूरे बजट में डिजिटल और टेक्नोलॉजी का रोल देख रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आईटी और एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जहां तक सवाल है डेट टू जीडीपी रेशियोज का, बात सच्ची है, बोरिंग करनी पड़ रही है टैक्स कलेक्शन में जिस तरीके के, और इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया सप्पल जी ने, जो जीएसटी का एग्जाम्पल दिया है कि देखिए जीएसटी कई कारणों से बढ़ रहा है, या जो बाकी भी रेवेन्यू के टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट्स हैं वो जिस तरीके बढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ तो इसलिए भी है कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, और ट्रांसपेरेंसी का एक कारण जीएसटी भी है और डिजिटलाइजेशन भी है। पर बात सबसे बड़ी ये है कि इस दौरान बोरिंग्स तो एकदम करनी पड़ी ही है, और हमारे देश में पूरी दुनिया में डेट टू जीडीपी रेशियो पिछले 2 सालों में बहुत उछल कर ऊपर गई है, हमारे देश में भी उछल कर गई है, कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बजट महामारी के दौरान या महामारी के एकदम बाद बनता है, उसका मापदंड थोड़ा अलग होना चाहिए नॉर्मल बजट से। तो ये अगर उस पैमाने पे आप इसको नापेंगे तो ये बजट इससे, मुझे हाँ छोटा मोटा यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर समझिए कि पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी जाती तो सब लोग प्रसन्न हो जाते। और एक बात ये भी थी कि आपको ये मानना पड़ेगा कि 5 प्रदेश इलेक्शन में जा रहे, उन्होंने पॉपुलिस्ट मेजर कोई नहीं ऐड किया, है ना। तो सरकार को भी वो क्रेडिट देना चाहिए कि ठीक है, इतना उनके पास अच्छा मौका था, और कोई सरकार होती तो मौका हाथ से जाने नहीं देती, पर इन्होंने वो नहीं किया। अभी अभी आपने विश्लेषण सुना कि देखो किसानों को भी इन्होंने नहीं दिया, और किसान भी नाराज हैं कि वो भी तो पार्टी एक है जो इलेक्शन लड़ने वाली है, पर उनकी भी कोई मजबूरी होगी। और मुझे यही लगता है कोई दूर की मजबूरी नहीं है, ऐसी नहीं, महामारी से उबर रहे हैं, हाथ टाइट है, आगे 25 साल या 2 साल या 5 साल के लिए प्लानिंग भी करनी है। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा, देखिए जब पहली बार महामारी ने दस्तक दिया मार्च 2020 में, कितने लोग थे जिनको पता था कि ये 3 साल चलेगी? बहुत कम अर्थशास्त्री पूरी दुनिया में, लोगों ने सोचा 2 महीने 2.5 महीने लॉकडाउन होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बहुत कम अर्थशास्त्री थे, उनमें से मैं एक था, जो कह रहा था कि स्पेनिश फ्लू 5 बार आया था, 5 वेव्स में 2.5 साल। तो लोगों ने मुझे कहा तुम गलत हो, वो 100 साल पहले आया था, अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसको इधर ही हम 2 महीने में खत्म कर देंगे। अमेरिका में आईएमएफ में भी लोगों को नहीं पता था कि वेव्स में बार बार आएगा, पर जैसे ये वेव्स में आना शुरू हुआ, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, फेड रिजर्व, अमेरिकन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन लोगों को भी एहसास होना शुरू हुआ कि ये तो कुछ अलग ही किस्म की महामारी है, और ये स्पेनिश फ्लू की तरह ही आखिर में बिखर रही है। 3 वेव्स निकाल चुकी है, 2 वेव्स आगे भी डर है अगर स्पेनिश फ्लू का ही ट्रेंड पकड़ेगी। इस अनसर्टेनिटी में जो बढ़ती ही जा रही है, उसमें बजट बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। और उस बजट के बाद बार बार हर बात में बचाव में तर्क ये दे रहे हैं कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में देश की सरकार का संचालन हो रहा है और बजट बनाया जा रहा है। पर मैं पुराने साहब आपके पास जानना ये चाहता हूं कि भाई कठिन परिस्थितियां तो सरकार माने कि कठिन परिस्थितियां, सरकार बताती है कि देखिए हमने अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत रखी है कि इतनी बड़ी चुनौती के बीच में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी तरफ चरण सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई कठिन समय है, कर्ज तो लेना पड़ेगा। कर्ज लेकर हमने अपने गाड़ी बंगला नौकर चाकर व्यवस्था को बना रखा है, और हम बता रहे देखिए कितना बढ़िया हम संचालन कर रहे हैं। क्या इससे इतर किसी और उदाहरण से हम समझ सकते हैं पुराणी जी कि अगर इस महामारी के दौर में हम अपनी बचत के आधार पर नहीं जी रहे हैं, बाजार से उधार लेकर अपने संसाधनों को बचाए हुए हैं और इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, जायज है? बताओ अर्थशास्त्री। देखिए, इसको हम पारिवारिक संदर्भों में समझेंगे। परिवार में 3 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, उसको मिलना ही मिलना, बड़ा बेटा है, और सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा प्यारा बच्चा है, उसको मिलना ही मिलना है।
तो मझोला बच्चा है ना मलेशिया, वो डिफेंड अपने को करता रहे, बहुत सारे पैसे आ भी जाए तो भी मिडिल क्लास कुछ नहीं मिलना, इसलिए नहीं मिलना तो मिडिल क्लास का वोटिंग पैटर्न अलग तरह का है। आप बात कर रहे हैं किसानों की, आप किसानों को डबल इनकम तो छोड़ दीजिए, आप ये रह दीजिए तो भी किसान का वोट बैंक इस देश में किसान के वोट बैंक की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। सच्चाई ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं बेरोजगार हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन जब वोट करने जाऊंगा तो अग्रवाल साहब बनिया है, सरदार जी मेरे सिख मित्र हैं, फला कायस्थ है, फला ब्राह्मण है, फला राजपूत है। अभी बड़ा अद्भुत मामला देख रहा हूँ दिल्ली में, हम जातिवाद के खिलाफ है और पहला आंकड़ा हर पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि वहां उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन ज्यादा है, अग्रवाल ज्यादा है कि जैन ज्यादा है कि बनिया ज्यादा है। तो अगर चुनाव विनिंग का ताल्लुक है तो वहां मैं वोट कर रहा हूं नॉट एज ए किसान बट एज ए ब्राह्मण और बनिया दैट। तो ये जो आप हम में बात करते हैं ना किसान का वोट बैंक और बेरोजगार का, ये खाली डिस्कशन की बातें हैं, वोटिंग पैटर्न अलग हो जाता। और मोदी जी या निर्मला जी आप मुझसे ज्यादा समझदार किस्म के लोग हैं, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि देना कहाँ है। मेरी अंटी में रकम है, पिताजी ने कहा कि यार बड़े वाले को दो, ये बढ़िया काम करता, बड़ा बेटा है, छोटे वाले से ममता है कि भाई सब बाद में पैदा हुआ, अरे बीच वाला है यार अपना घर आ जाएगा अपने आप, अरे बीच वाले को पता है कि जाना कहाँ है, पिताजी तो यही बैठे हुए हैं। तो जो पूरी इकोनॉमिक्स आखिरी में आती है उसको आप समझेंगे तो इंडिया का जो फैमिली सिस्टम है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, आखिरी में संसाधनों का वितरण इस आधार पे बिल्कुल नहीं हो रहा कि इक्वल होना चाहिए, इस आधार पे हो रहा है भैया वोट कहां से आएंगे, वोट कहां से आएंगे, जहां से वोट आ रहे हैं उनको दो दो, जहां से नोट आ रहे हैं उनको दो दो, बीच वाला अपना दुकान संभाल लेगा, तो बीच वाला अपने आप को देगा। तो कुल मिला के इस बातचीत के मर्म में जो पूरा बजट आया है उसमें भले ही 25 साल के लिए कल्पना दिखाने की बात कही गई हो, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अभी भी बजट भाषण के तकरीबन 8-9 घंटे बीत जाने के बाद भी खोज रहा है कि आखिर इस बजट में उसके लिए क्या है। उसकी ये खोज क्या कल सुबह अखबारों के छपने तक पूरी हो पाएगी, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। जो बात महत्वपूर्ण पुराणिक साहब ने कही वो ये है कि कुल मिलाकर बजट के लिए भी अब महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जो लोग अपने आप को वोट बैंक की ताकत के रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं वो सरकार की नीतियों में प्राथमिकता पा जाते हैं। इसलिए हम आप में से जिस लोग भी व्यक्ति के अंदर इस बात को लेकर निराशा है कि बजट में मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपनी वोट की ताकत को पहचाने और उसे एक वोट बैंक में तब्दील कर अगर जाहिर कर देगा तो सरकार की नीतियों में अपने आप को मौजूद भी पा लेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद बजट पर केंद्रित चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर निराशा में भी आशा ढूंढता रहता है। हमारा आज का शेर कहता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। मंजूर हाशमी ने जो ये शेर कहा है, उम्मीद करते हैं सरकार इस शेर को अमल में लाएगी और तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इस देश के लोगों की उम्मीद को पूरा करने का कोई कदम उठाएगी। बस इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा